मैं हूं सविता। दोस्तों आज की ये क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम पेपर सेकंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि आज के इस क्लास में 8 से 10 प्रश्न रखे गए हैं जिनको हम बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझ करके यहाँ पर करेंगे। तो देखिएगा आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। इसके पहले की क्लास में हम 17 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है, उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न स्टार्ट होगा, यानी कि आज का हमारा यही पहला प्रश्न है। क्या है देखिएगा, बुद्धि का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत क्या होता है। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है प्राथमिक मानसिक योग्यता का, इसके प्रतिपादनकर्ता कौन है? थर्स्टन है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अनेक प्रकार की योग्यताओं के समूहों का योग है, यानी कि कई सारी योग्यताओं के मिलने से क्या होती है, ये सिद्धांत प्रतिपादित होता है, ये सिद्धांत बनता है। प्रत्येक समूह का एक प्राथमिक कारक होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत कहते हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन सी योग्यताएं हैं जिनके समूह से ये सिद्धांत बनता है। देखिएगा प्रेक्षण योग्यता, यहाँ पर जो ब्रैकेट में एस दिया हुआ है ये हम एस से डिनोट कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है। अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता जिसे बी से डिनोट करते हैं, वाक शक्ति योग्यता जिसे डब्ल्यू से, और स्मरण शक्ति, तार्किक योग्यता, पर्यवेक्षण योग्यता, ये सारी योग्यताएं हैं। इन सभी योग्यताओं के समूह को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बुद्धि बराबर SNV WMRP। तो ये सारे क्या हैं? ये इनके योग्यताएं हैं और इन्हीं योग्यताओं का समूह ये सिद्धांत बनता है। थर्स्टन के अनुसार इन सभी में परस्पर संबंध होता है, एक अच्छा संबंध होता है। जितना अधिक संबंध होगा, जितना अच्छा संबंध होगा, उतना ही अधिक सुगम यानी कि अधिगम सुगम होगा। कहने का मतलब यह है कि जितना ही अच्छा आपके अंदर इतनी योग्यताएं होंगी, उतने ही अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, आपका अधिगम बेहतर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत को समझाइए, अथवा बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत क्या है इसे बताना है। तो ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, आप चाहे द्विखंड कहें या फिर द्विकारक कहें। देखिएगा इस सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता स्पीयरमैन माने गए हैं, जिनके अनुसार बुद्धि दो खंडों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से वो दो खंड हैं? तो पहला है सामान्य खंड या फिर आप सामान्य कारक भी कह सकते हैं, और दूसरा है विशिष्ट खंड या फिर विशिष्ट कारक। सामान्य खंड क्या होता है? ये व्यक्तियों में उनके जन्म से ही प्राप्त होता है, उनको शुरुआत से ही ये चीज़ें मिली होती हैं, सामान्य फैक्टर। अगला है विशिष्ट कारक, तो इसको सुविधा के लिए हम एस फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि स्पेशल फैक्टर भी कहते हैं। किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए इस कारक का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके थ्रू आपको शायद ही समझ में आ जाएगा। जो बीच में जी लिखा हुआ है इसका मतलब है जनरल फैक्टर, और ये क्या है? ये स्पेशल फैक्टर है या फिर विशिष्ट कारक है। लेकिन यहाँ पर दो लूप बनाए गए हैं और ये दो लूपों के बीच में जो जी है ये दोनों में शामिल होता है। इसका मतलब है कि आप कोई भी कार्य करने जाएं, चाहे विशिष्ट कार्य कोई भी हो, उसमें आपके सामान्य कारक जरूर होंगे। सामान्य कारक यानी कि जनरल फैक्टर आपके साथ जरूर होंगे। तो इसीलिए ये यहाँ पर डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की गई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि बुद्धि के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। बुद्धि के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखेंगे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है मूर्त बुद्धि, और तीसरा क्या है? अमूर्त बुद्धि। देखिए अगर आप बहुत ही शॉर्ट में लिखना चाहें तो बस आप इनको लिख सकते हैं लाइन से कि सामाजिक, मूर्त और अमूर्त बुद्धि। लेकिन यहाँ पर हमें समझना है, जानना है कि सामाजिक बुद्धि क्या है, तब इसको हमने थोड़ा सा लॉन्ग बना दिया है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में अगर आपके वेरी शॉर्ट में आता है तब आपको बहुत ही छोटा सा लिखना है, 50 शब्दों में बस आपको लिखना होगा।
देखेंगे सामाजिक बुद्धि क्या है, तो दोस्तों समाज के अनुसार अपने आप को समायोजित करना, एडजस्ट करना ही बुद्धि जो है ये सामाजिक बुद्धि कहलाती है। अगर आप समाज के अनुसार अपने आप को ढाल ले रहे हैं, लोगों में घुल मिल जा रहे हैं आसानी से, तब मान लीजिए कि आपके अंदर सामाजिक बुद्धि है। अगला है मूर्त बुद्धि। तो यह जो बुद्धि होती है ये व्यक्तियों को यंत्रों एवं मशीनों के साथ अनुकूलन करने में सहायता करती है, इसलिए इसे हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। यह जो बुद्धि होती है ये अच्छा इंजीनियर, कारीगर और मैकेनिक बनाती है व्यक्तियों को। तो दोस्तों ये हुआ मूर्त बुद्धि। आगे देखेंगे अगला क्या है, अमूर्त बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि प्रायः व्यक्तियों में पुस्तकों से लगाव उत्पन्न करती है। अगर आप पुस्तकों में जुझे रहते हैं, आप पुस्तकों को पढ़ना पसंद करते हैं, तो मान लीजिए कि आपके अंदर क्या है, अमूर्त बुद्धि है। यह व्यक्ति में ज्ञान के प्रति रुझान पैदा करती है। इस बुद्धि वाला व्यक्ति प्रायः अच्छा अध्यापक बनता है या फिर वकील बनता है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके भी अंदर हैं, मान लीजिए ये सारी चीज़ें अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि हर किसी में होती हैं। थोड़ी थोड़ी सबके अंदर समाज की भावना भी होती है। और कुछ लोग इंजीनियर का काम भी कर लेते हैं, कुछ छोटा मोटा सा, और वो अमूर्त बुद्धि यानी कि उन्हें पुस्तकों में भी लगाव होता है। तो कह सकते हैं कि सारी चीज़ें हर एक व्यक्ति में होती हैं, बस इसको अलग अलग करके डिफाइन किया गया है कि बुद्धि कितनी प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, थॉर्नडाइक के बहुकारक या बहुतत्व बुद्धि सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो देखिएगा थॉर्नडाइक के अनुसार बहुकारक क्या है, बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है। इन्होंने माना है कि बुद्धि एक या दुई कारक का मिश्रण नहीं है, बुद्धि के अंदर बहुत सारे कारक मिले हुए होते हैं। तो ये किसने माना, थॉर्नडाइक ने माना, जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं। व्यक्ति को किसी भी बौद्धिक क्रिया में विभिन्न कारक मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के सामान्य कारक को स्वीकार नहीं किया था, अपितु इसके बदले इन्होंने बौद्धिक योग्यता में निहित विशिष्ट क्रियाओं को मान्यता दी थी। तो इनके अनुसार बुद्धि क्या है, कई सारे कारकों का मिश्रण है, कई सारी योग्यताओं का मिश्रण है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के मुख्य लाभ क्या हैं, ये देखिएगा। तो दोस्तों व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है, यह परीक्षा छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। ये जो परीक्षण होता है, इस परीक्षण में परीक्षक और परीक्षार्थी यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी का निकट संबंध होता है। इस परीक्षा में परीक्षार्थी की भाषा और व्यवहार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और इस परीक्षा में परीक्षार्थी अपने कार्य के प्रति काफ़ी सतर्क रहता है या फिर सजग रहता है। तो ये कुछ लाभ होते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के दोष बताइए। तो कौन कौन से दोष हैं, देखिएगा। इससे विश्वसनीयता का अभाव हो जाता है, व्यापकता का अभाव होता है। इस बुद्धि परीक्षण से प्रामाणिकता का भी अभाव हो सकता है, मतभेद भी हो सकते हैं। आप मान लीजिए किसी के बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को यह पसंद नहीं है कि आप उस व्यक्ति के बुद्धि का पता करें कि उसके अंदर कितनी बुद्धि है। इससे काफ़ी मतभेद भी हो सकता है, यंत्रों का अभाव हो सकता है और अनुमान का प्रदर्शन भी किया जा सकता है। तो इसलिए ये कई सारे दोष हैं बुद्धि परीक्षण के। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य है, इसकी गणना कैसे की जा सकती है, ये बताना है। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि क्या है, ये बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की भांति बताती है। कोल व ब्रूस ने कहा है कि बुद्धि लब्धि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है, बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, कितनी तेज़ी से हो रहा है या फिर कितना स्लो हो रहा है, ये चीज़ें हमें बुद्धि लब्धि के द्वारा पता चलती है। अब इसकी गणना कैसे करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, निकालना कैसे है, तो इसका एक सूत्र है, देखिएगा। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे क्या है 100। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के थ्रू आपको बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखेंगे एक एग्जाम्पल यहाँ पर कि इस एग्जाम्पल से आपको कैसे बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है।
देखिएगा एग्जाम्पल क्या है कि एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, तब इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो हमें क्या करना है, इसकी जो आयु दी गई है इसी फार्मूले पर रख देना है। बुद्धि लब्धि बराबर 15/12। 15 क्या है, मानसिक आयु है, और 12 दिया गया है शारीरिक आयु। तो हमें इसी पर रख देना है, इंटू 100 करके बस इसे सॉल्व कर देना है। बहुत ही आसान है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा कि 125 यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि बुद्धि लब्धि जो है वो 125 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी मिल सकते हैं वेरी शॉर्ट में, तब आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना है और बहुत ही आसानी से आपका समय भी बचेगा। बस आपको इस फॉर्मूले से, अगर आपको फार्मूला याद होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो इसलिए आप फार्मूला याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। व्यक्तित्व क्या है, जिसे क्या कहते हैं, हम पर्सनालिटी भी कहते हैं। तो पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या फिर वेश बदलने की प्रक्रिया। तो व्यक्तित्व को हम आम भाषा में पर्सनालिटी भी कहते हैं। तो इसका क्या होता है, मतलब मुखौटा होता है। ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखिएगा, व्यक्तित्व का अर्थ पुरुष तथा स्त्री के बाहरी रूप से किया जाता है। अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं वो दिखने में कैसा है, तब हम मान लेते हैं कि इसका व्यक्तित्व या फिर इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। प्रायः सुंदर तथा प्रभावशाली शरीर वाले व्यक्तित्व को ही हम अच्छे व्यक्तित्व वाला मान लेते हैं। समय के साथ साथ इसका अर्थ बदलता गया और अब व्यक्ति के आंतरिक या बाहरी गुणों के समन्वय को इसका अर्थ माना जाता है। यानी कि पहले के टाइम पर लोग अगर बाहरी सुंदरता देख लेते थे तभी ये अनुमान लगा लेते थे कि व्यक्तित्व उसका कैसा है। लेकिन इसका जब अर्थ बदला समय के साथ साथ, तब अब क्या हो गया कि अब लोग उसका आंतरिक व्यवहार और बाहरी व्यवहार दोनों के गुणों का जो समन्वय है इसको देखते हैं। फिर ये पता लगाते हैं कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। वास्तव में व्यक्तित्व उस ढंग को कहते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने परिवेशों के साथ अनुकूल कर लेता है, यानी कि एडजस्ट कर लेता है। तो ये होता है व्यक्तित्व का अर्थ। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको इस टॉपिक को और भी डिटेल में पढ़ना है, व्यक्तित्व के टॉपिक को, तब आप मेरे चैनल पर जाकर एक अलग से इसकी वीडियो पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं। और एक कह सकते हैं प्लेलिस्ट भी बनी है, प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न आज बस यहीं तक रखेंगे। इतने प्रश्नों को हमने किया है। आई होप आपको ये सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।